नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नर्सेज के 1564 पदों पर जो कि स्वास्थ्य विभाग में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और बहुत सारे हमारे नर्सिंग साथी हैं जिनके बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देना चाहता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन सब लोगों के हैं। बहुत सारे लोग अभी मुझसे पूछ रहे थे कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में हाई स्कूल इंटर में नाम में कुछ और है और बाकी जितने भी क्वालिफ़िकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें नाम कुछ और है और स्थाई में नाम चेंज है, तो इसके लिए या फिर कहीं और चेंज है तो उसके लिए एक एफिडेविट बनेगा, वो आप बना के रख लीजिए। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो एफिडेविट देना पड़ेगा, 10 रुपये का एक एफिडेविट बनेगा। वो एफिडेविट आप बना कर रखिए ताकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। दूसरा, अभी मैं हमारे ही कुछ साथियों द्वारा एक वीडियो जारी किया गया जिसमें हमारे ही साथी बोल रहे हैं कि सरकार को एक बाहरी राज्यों के जितने भी आवेदन करते हैं उनको बाहर करने के लिए अध्यादेश लाना चाहिए। तो मैं आप सभी को एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड गवर्नमेंट का अपना खुद का एक जियो है जिसमें ग्रुप सी के भर्ती में बाहरी राज्यों के कैंडिडेट्स को नहीं लिया जाएगा, इस तरह का एक जियो है। मैं अपने साथियों से सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। अध्यादेश की ज़रूरत नहीं है यहाँ। भाई ऑलरेडी जब ऐसा जियो है तो हम उस जियो की कॉपी क्यों नहीं मांग रहे हैं? हमें कार्मिक विभाग से उस जियो की कॉपी मांगनी चाहिए। ग्रुप सी की भर्ती में बाहरी राज्यों के कैंडिडेट्स को नहीं लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए जियो बना है, उस जियो की कॉपी को हमें मांगना चाहिए। अध्यादेश की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अध्यादेश तो तब आता जब वो जियो नहीं होता। जब जियो है तो फिर अध्यादेश की क्या ज़रूरत है? ऑलरेडी हमारे पास वो एविडेंस बहुत बड़ा है। आरटीआई के द्वारा हमें वो जियो मांगना चाहिए कार्मिक विभाग से, ताकि भविष्य में अगर उनको बाहरी राज्यों के जितने भी कैंडिडेट्स हैं अगर उनको अंदर लिया जाता है, इस चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है और उनका चयन किया जाता है, तो उस जियो के बिहाफ पर हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में जाकर उन कैंडिडेट्स को बाहर कर सकें। इस चीज़ को हमको समझना होगा। वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बाहरी राज्यों के कैंडिडेट्स अंदर नहीं आ सकते हैं क्योंकि उनके पास ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है, या फिर स्थायी निवास अगर जिनके पास है, जिनको जेन्युइन तरीके से बिल्कुल लीगली जो 15 साल जिनको हो चुके हैं, क्योंकि स्थायी निवास बनाने के लिए कम से कम 15 साल होना ज़रूरी है यहाँ पर रहते हुए। पानी का बिल, बिजली का बिल जो भी है कम से कम 15 साल का वैलिड होना चाहिए। अगर उनके पास ये है तो फिर उनका स्थायी निवास बन सकता है, लेकिन अगर उनके पास ये नहीं है तो उनका स्थायी निवास नहीं बन सकता, तो वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, बहुत सारे लोगों का सवाल था कि उत्तराखंड का रजिस्ट्रेशन नहीं है, बाहर का रजिस्ट्रेशन है। बाहर का मीन्स ऑल इंडिया का रजिस्ट्रेशन है, तो वो कैंडिडेट्स भी बाहर होंगे, उन कैंडिडेट्स को भी नहीं लिया जाएगा। ऐसी संभावनाएं 90% है। इस चीज़ को हमको समझना होगा क्योंकि उत्तराखंड का रजिस्ट्रेशन तो जरूरी चाहिए, वो हर जगह होता है। कम से कम अपने राज्य का, जहाँ जिस राज्य में आप जॉब करना चाहते हैं उस राज्य के रजिस्ट्रार ऑफिस में आपका रजिस्ट्रेशन तो होना चाहिए। जिसके पास वो रजिस्ट्रेशन नहीं है वो भी निश्चित तौर पर बाहर होंगे और इसकी संभावनाएं ज़्यादा है। मैं नहीं कह रहा हूँ हो ही जाएंगे, लेकिन इसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। दूसरा, ओवरेज वाले मामले में भी जिस तरह से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ओवरेज वाले कैंडिडेट्स बाहर होंगे, क्या बाहरी राज्यों के कैंडिडेट्स बाहर होंगे, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूँ। ओवरेज वाले मामले में भी हो सकता है कि ओवरेज वाले कैंडिडेट्स बाहर हों। ऐसा भी हो सकता है कि ओवरेज वाले कैंडिडेट्स के पक्ष में कुछ निर्णय आ जाए।
क्योंकि जो ओवरेज वाले कैंडिडेट्स हैं उसमें भी बाहरी राज्यों के बहुत सारे कैंडिडेट, आपने देखा होगा अगर वो लिस्ट आरटीआई मैंने लगाई थी उसमें बाहरी राज्यों के जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ओवरेज भी हैं, उन्होंने ओवरेज के मामले में भी हाई कोर्ट से परमिशन ले रखी है। बाहरी राज्यों के जो कैंडिडेट्स, जो 25 कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिसमें 22 कैंडिडेट राजस्थान के, 1 झारखंड और 2 यूपी के हैं, ये निश्चित तौर पर बाहर होंगे, इनके पास स्थायी निवास नहीं है। अगर नहीं है तो, क्योंकि इनके पास स्थायी निवास नहीं है तभी ये हाईकोर्ट से परमिशन लेके आए होंगे, और अगर ये हाईकोर्ट से परमिशन लेके आए हैं तो मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, हम लोगों को सभी को आरटीआई लगाकर उस जीओ की कॉपी मांगनी चाहिए कार्मिक विभाग से। ग्रुप सी की भर्ती के लिए जो उत्तराखंड गवर्नमेंट का एक जीओ है जिसमें बाहरी राज्यों को ना लेने की और अपने राज्य के कैंडिडेट्स को प्राथमिकता देने की बात कही गई है, उस जीओ की कॉपी हमारे पास होनी चाहिए। अगर उस जीओ की कॉपी हमारे पास है तो हम बाहरी राज्यों के कैंडिडेट्स को आसानी से रोक सकते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ, उस वीडियो में मैं देख रहा था कि उसमें कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट को अध्यादेश लाना चाहिए। गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी रूल बनाया हुआ है बाहरी राज्यों के कैंडिडेट्स को रोकने के लिए, तो इसमें अध्यादेश की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, उस जीओ की कॉपी मांगनी है। हम कार्मिक विभाग से उसकी कॉपी मांग लें, अगर वो कॉपी हमारे पास आ जाती है तो इससे बड़ा एविडेंस हमारे पास कुछ नहीं है, इससे बड़ा हथियार हमारे पास कुछ नहीं है उन कैंडिडेट्स को बाहर करने के लिए। तो इस चीज़ को हमको समझना होगा कि हमें करना क्या है। ये बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें हम थोड़ा सा समझ लें। जब तक हम चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक क्या होगा, हम इसी तरीके से गुमराह रहेंगे। गवर्नमेंट के ऊपर अगर हम प्रेशर बनाते हैं अध्यादेश लाने की, तो आप खुद सोचिए, ये कोई, मुझे तो ये लॉजिकली नहीं लगा, क्योंकि ऑलरेडी जब जीओ है तो फिर अध्यादेश की क्या ज़रूरत है। अध्यादेश तो तब आता जब ऐसा कुछ नियम होता ही नहीं। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने तो हमारे लिए पहले से ही इस चीज़ की सुविधा की हुई है कि बाहरी ग्रुप सी की भर्ती में बाहरी राज्यों के लोगों को नहीं लिया जाएगा। ये हमारे लिए गवर्नमेंट ने पहले से ये सुविधा की हुई है और हमें इसके लिए गवर्नमेंट का धन्यवाद भी करता हूँ मैं। और हम सुरक्षित हैं इस मामले में कि बाहरी राज्यों के कैंडिडेट्स जिनके पास स्थायी निवास नहीं है वो किसी भी तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में चयनित नहीं हो सकते। हाईकोर्ट का आदेश है, अगर हाईकोर्ट के आदेश के भी हाथ तो चयनित होते हैं तो उसको भी चैलेंज किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा हम लोगों को समझना होगा। दूसरी बात एक और है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अभी भी बहुत सारे लोग मुझे कॉल कर रहे हैं कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, कितने लोगों का सिलेक्शन होना है, कितने लोग बाहर हो रहे हैं। तो ये जानकारी भी बहुत जल्द आप लोगों को दे दी जाएगी। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एक फॉर्म फिल हो रहा है, तो इस वीडियो को आप लोग सब लोग अच्छे से देख लें। उस फॉर्म को वहाँ पर भरते हुए गलती ना करें, उस फॉर्म को अच्छे से कैसे भरना है वो मैंने सारा उसमें बताया है। उस चीज़ को आप अच्छे से देख लें, समझ लें, ताकि जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएं तो आपको इस तरह की किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर एक चीज़ की पहले से तैयारी करके चलें। लेटेस्ट 2 कलर फ़ोटो हम पहले से रख लें। सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगे गए हैं उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। जिन जिन डॉक्यूमेंट्स को चिकित्सा चयन बोर्ड ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मांगा है, 2-2 सेट मांगे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स वाला वीडियो भी आप अच्छे से देख लें, समझ लें कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, और 2-2 कॉपियाँ उनकी करके स्वप्रमाणित सेल्फ अटेस्ट करके वो ले जानी है। 2 कलर्ड फ़ोटो लेटेस्ट वो भी ले जानी है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक कर लें। वहाँ जो फॉर्म भरा जाना है उस फॉर्म को कैसे भरना है, कैसे फिल करना है, उसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है। उस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए। वीडियो को देखकर आप कॉपी पेन लेकर वो सारा नोट कर लीजिए और उस फॉर्म को, उस जो भी फॉर्म आने वाला है उसको अच्छे से भर के घर पे भी आप 1-2 बार भर के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि वहाँ पर आपको इस तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जब अभी से हम हर एक चीज़ के लिए तैयार रहेंगे, वहाँ पर गलती का मौका मैं जहाँ तक मानता हूँ, हमें वहाँ पर कोई ऐसी गलती का मौका देना ही नहीं चाहिए। अपनी तरफ से हमें हर एक चीज़ बिल्कुल प्रिपेयर करके चलनी है। अपने डॉक्यूमेंट्स में अपने जो हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन
हाई स्कूल, इंटर और डिप्लोमा या डिग्री के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पर आप देख लें आपका नाम सही है नहीं है, या फिर आपका स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें देख लें आपका नाम सही है नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, किसी में कोई गलत तो नहीं छपा है। अगर कुछ किसी में कोई गलती हुई है तो उसके लिए आप 10 रुपये का एक एफिडेविट बना लें। कोई डॉक्यूमेंट्स कम है तो उसके लिए भी आपको एफिडेविट ही बनाना पड़ेगा। तो हर एक चीज़ को आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए। अभी से आप लोग प्रिपेयर हो जाइए, सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो कोई दिक्कत ना हो। बात करते हैं मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों की। तो मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों के लिए भी हम लोगों को जल्द ही कदम उठाना पड़ेगा, ताकि जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज के लगभग 1400 पदों पर जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो सके। अगर अभी हम खामोश रहे तो हो सकता है भर्ती और डिले हो। हालांकि ऐसा मुझे लगता नहीं कि भर्ती अब ज़्यादा रुकेगी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के पदों पर जल्द से जल्द गवर्नमेंट भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देगी, जल्द से जल्द विज्ञप्ति आ जाएगी, क्योंकि लगातार गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर है। और कहीं ना कहीं क्या है कि गवर्नमेंट को भी 2024 की तैयारियां करनी है, तो इतना बड़ा रिस्क गवर्नमेंट भी नहीं लेगी। बाकी हम लोग भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज के पदों पर जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो, ताकि हमारे जितने भी साथी जिनको 1564 पदों से उम्मीद थी कि उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, उनको भी राहत मिल सके। आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, और उसके लिए हम लगातार प्रयास कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि इस 1564 पदों पर विज्ञप्ति आ गई उसके बाद हम छोड़ दें। जब तक हम सब लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक हिम्मत नहीं हारनी है, अपनी तरफ से प्रयास पूरे करने हैं। जैसे हम पहले काम कर रहे थे उसी तरीके से हम आगे भी काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि काम करना छोड़ देंगे, काम उसी तरीके से चलेगा, पूरी ईमानदारी से। और अभी भी एक ही चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूँ, पैसे का खेल कहीं से कहीं तक नहीं है। कोई नेता, मंत्री, कोई भी अधिकारी, कोई भी ऐसा नहीं है जो 1 रुपये मांग रहा है। ये भर्ती वर्षवार इसलिए की जा रही है ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। साफ सुथरी तरीके से ये भर्ती हो रही है और पूरा भरोसा है बहुत जल्द सब लोगों को नियुक्ति मिलेगी। मेडिकल कॉलेज के पदों पर भी और स्वास्थ्य विभाग के पदों पर भी लगभग 3000 पदों पर हम लोगों को नियुक्ति मिलेगी। और ये एक ऐसी भर्ती होगी जो उत्तराखंड बनने के बाद पहली सबसे साफ सुथरी भर्ती होगी। और आप सभी लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, सभी लोग कोऑपरेट करें, सभी लोग देखें बाहरी राज्यों के कि जितने भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं कितने लोगों का चयन हो रहा है, कितने लोग बाहर हो रहे हैं, क्या उनके जो भी प्रमाण पत्र हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या वो सब लीगल हैं, कुछ इलीगल तो नहीं है। हर एक चीज़ को हमने बहुत बारीकी से देखना है। हमने सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर या चिकित्सा चयन बोर्ड के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। हमारा भी नैतिक दायित्व तो बनता है कि हम लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हम भी इसी प्रदेश के नागरिक हैं और हर एक नागरिक का अपना खुद का कर्तव्य होता है कि वो अपने प्रदेश की भलाई के लिए ईमानदारी से काम करें। हमको भी हर एक चीज़ देखना होगा कि बाहरी राज्य के कोई कैंडिडेट्स ना आए, कोई गलत तरीके से फ्रॉड करते हुए इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित ना हो जाए। इसके लिए हम सब लोगों को तैयार रहना है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना है। और अभी भी मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अभी एक मामला और बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके से EWS के सर्टिफिकेट बनाए हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर के जो हैं सर्टिफिकेट बनाए हैं। ऐसी बहुत सारी खबरें लगातार फैल रही है और बहुत जल्द इसके लिए भी हम गवर्नमेंट से भी हम निवेदन करेंगे, और ताकि इस भर्ती प्रक्रिया में जितने भी EWS सर्टिफिकेट आए हैं उन डॉक्यूमेंट्स की बहुत गहनता से जांच हो, ताकि जो भी फर्जी तरीके से ये डॉक्यूमेंट्स बना के आए हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही स्थायी निवास जाति प्रमाण पत्रों का भी ऐसा कुछ मामला सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र बना के इस भर्ती में आ सकते हैं। तो मैं उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सिंग साथियों से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर किसी को भी ऐसा कोई डाउट किसी पर लगता है तो वो हमें इन्फॉर्म करें। हम उस
जो भी ऐसा कोई शख्स होगा तो उसकी सारी डिटेल निकालेंगे, पता करेंगे कि क्या उसने कोई फर्जी तरीके से कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं बनाए हैं। अगर बनाए हैं तो उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। कोई किसी का हक किसी भी तरीके से किसी को किसी का हक मारने नहीं दिया जाएगा। जिसका हक है उसी को उसका हक मिलेगा, कोई और उसका हक नहीं छीन सकता है। इस चीज़ के लिए आप सभी लोग निश्चिंत रहिए। फर्जी तरीके से जो अपने स्थायी निवास जाति प्रमाण पत्र या आर्थिक रूप से कमज़ोर का प्रमाण पत्र बना के आ रहे हैं, उनके ऊपर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई होगी और उनको इस भर्ती प्रक्रिया से ही बाहर नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी करवाई जाएगी ताकि भविष्य में कोई इस तरह की गलती दोबारा से ना करे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।